जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्फीयर। आज का हमारा टॉपिक होगा सल्तनत काल। सल्तनत काल आज का हमारा टॉपिक है। तो सल्तनत काल जो है 1206 ईस्वी से 1526 सल्तनत काल यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी लेंगे। तो सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक के तक चला था। और हमारा पहला क्वेश्चन है, तो गजनी का पहला शासक कौन था जो खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाले प्रथम शासक बना। तो गजनी का पहला शासक जिसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण किया था वो था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी गजनी का पहला शासक था जो खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण किया था और सुल्तान कहलाने वाला पहला शासक बना। याद रखिए, महमूद गजनबी गजनी का पहला शासक था जो खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण किया और सुल्तान कहलाने वाला शासक बना। महमूद गजनबी के सभी आक्रमण, महमूद गजनबी का जो आक्रमण हुआ है 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी। महमूद गजनबी का आक्रमण 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच हुआ है। तो उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो महमूद गजनबी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था कब? 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया, जो गजनी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? तो महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? तो क्योंकि महमूद गजनबी कहाँ का था? मध्य एशिया का। मध्य एशिया में एक साम्राज्य की स्थापना करने के लिए महमूद गजनबी को धन की आवश्यकता था। मध्य एशिया में महमूद गजनबी को साम्राज्य स्थापना करने के लिए धन की जरूरत था, इसीलिए महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो महमूद गजनबी के साथ एक विद्वान आया था, कौन? अलबरूनी। अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ आया था। अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किया। महमूद गजनबी के साथ कौन आया था? अलबरूनी। अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किया। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय उसके साथ आया था अलबरूनी। अलबरूनी का पुस्तक है कौन सा? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा कौन सा है? दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा है फारसी। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा था फारसी। फारसी दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा था। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आगरा की स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी वंश का शासक है जिसने आगरा की स्थापना किया। तो आगरा की स्थापना करने वाला शासक सिकंदर लोदी। आगरा की स्थापना करने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुआ था? तो चौगान खेलते हुए मृत्यु हुआ था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हुआ? तो चौगान यानी पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया। तो दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसका मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण किया। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है तराइन का पहला लड़ाई। तराइन का पहला लड़ाई हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का पहला लड़ाई हुआ। इसमें जीत हुआ था किसका? पृथ्वीराज चौहान का। और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। 1191 में तराइन का पहला युद्ध। इसके एक साल बाद अगले साल यानी 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के पहला युद्ध में जीत हुआ था पृथ्वीराज चौहान का और हार हुआ मोहम्मद गोरी का, जबकि तराइन के दूसरे युद्ध में जीत हुआ था मोहम्मद गोरी का और हार हुआ पृथ्वीराज चौहान का।
तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में विजय कौन हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या किया था? तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर यानी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी पर बैठने के लिए किसका हत्या किया था? जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश का बेटी। रजिया सुल्तान किसका बेटी था? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश का बेटी है। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेश की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया? मोहम्मद गोरी जब भारत पर आक्रमण किया और भारत के कुछ भाग को जीता था, तो जो भाग मोहम्मद गोरी ने जीता था उसके देखरेख के लिए किसको नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी अपने जीते हुए प्रदेश को देखभाल के लिए नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। और गुलाम वंश की स्थापना किसने किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गोरी के जीते हुए प्रदेश देखभाल के लिए मोहम्मद गोरी ने किसे छोड़ा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? मंगोल सबसे अधिक आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। मंगोल का सर्वाधिक आक्रमण किसके समय में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय। मंगोल का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तराइन के पहला युद्ध हुआ था 1191 में। उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। बल्कि तराइन के दूसरा युद्ध में तो 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबा के सिक्का के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक। तो सांकेतिक मुद्रा किसका था? तांबा का। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक वंश का शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके शासनकाल को इतिहासकार ने क्या कहा? विरोध का मिश्रण। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को इतिहासकार ने विरोधों का मिश्रण किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया था। अगला है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी वंश के संस्थापक थे। और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया है। बहलोल लोदी वंश के संस्थापक थे। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी के बाद शासक बना। सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना किया। और लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ था कौन? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? इब्राहिम लोदी। तो लोदी वंश का संस्थापक हो गया बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद शासक बना सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना भी किया है। और लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ कौन? इब्राहिम लोदी। पानीपत का तीसरा युद्ध इब्राहिम लोदी के समय में हुआ था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि दिया जाता था किसे? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। इनाम भूमि जो होता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था। उत्तर भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन था? तो दिल्ली पर राज करने वाला पहला महिला शासक था कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासनकाल है 1236 से 1240। रजिया सुल्तान उत्तर भारत की है और
दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश का बेटी। रजिया सुल्तान किसका बेटी है? इल्तुतमिश का। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका पूछेगा तो रजिया सुल्तान, या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को राजा बनने के लिए अपने ससुर की हत्या किया था, और अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। तो दक्षिण भारत को पराजित करने का पहला प्रयास किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। यात्री कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का यात्री है? तो इब्न बतूता जो है मोरक्को का निवासी है। इब्न बतूता कहाँ का है? मोरक्को। इब्न बतूता कहाँ का है? मोरक्को। मोरक्को निवासी इब्न बतूता है। मोरक्को का निवासी कौन? इब्न बतूता। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था कौन? तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी है। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन है? महमूद गजनवी। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी पूछेगा महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को बुत सीकन यानी मूर्ति भंजक कहता था? तो महमूद गजनवी जो थे, महमूद गजनवी आदेश दिया था कि इसको मूर्ति तोड़ने का यानी मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने का आदेश दिया था कौन? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी अपने आप को क्या कहता था? बुत सीकन। महमूद गजनवी अपने आप को क्या कहता था? बुत सीकन यानी मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ने वाला। तो अपने आप को बुत सीकन या मूर्ति भंजक या मूर्ति तोड़ने वाला कौन कहता था? तो महमूद गजनवी। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो महमूद गजनवी का उपाधि था कौन सा? यामीन उद्दौला। यामीन उद्दौला अमीन उल मिल्लत। यामीन उद्दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीन उल मुल्लत यानी मुसलमान का संरक्षक। महमूद गजनवी का उपाधि कौन सा? यामीन उद्दौला और अमीन उल मिल्लत। यामीन उद्दौला और अमीन उल मिल्लत किसका उपाधि है? महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो महमूद गजनवी भारत पर पहला आक्रमण किया था किसके विरुद्ध? हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध। महमूद गजनवी भारत में जब पहला आक्रमण किया था किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। तो महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध। और हिंदू शाही राज्य का राजधानी कहाँ? उद्भानपुर है। हिंदू शाही राज्य का राजधानी कहाँ है? उद्भानपुर, जिसे वहिंद या ओहिंद भी कहता है। महमूद गजनवी भारत में पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही राज्य का राजधानी कहाँ? उद्भानपुर। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाट के विरुद्ध। महमूद गजनवी का भारत में पहला आक्रमण हुआ था हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध, और महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण हुआ था जाट के विरुद्ध। अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाट के विरुद्ध। हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्भानपुर। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलानिवश आत्मदाह कर लिया? हिंदू शाही राजवंश राज्य का शासक था कौन? जयपाल। जयपाल तुर्कों से बार बार हार रहा था। हिंदू शाही राजवंश का शासक कौन? जयपाल तुर्कों से बार बार हारने के कारण क्या किया था? आत्मदाह कर लिया था, यानी अपने आप को अग्नि में जला लिया था। तो हिंदू शाही वंश का शासक जो बार बार तुर्कों से हारने के कारण आत्मदाह कर लिया कौन था? जयपाल। हिंदू शाही वंश का शासक कौन था? जयपाल। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी था यामनी वंश का। महमूद गजनी किस वंश का था? तो यामनी वंश का। महमूद गजनी किस वंश का शासक था? यामनी वंश का। महमूद गजनी किस वंश का? यामनी वंश का। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार में कौन शामिल नहीं था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था कौन? फिरदौसी, अलबरूनी और उत्बी।
महमूद कौन शामिल नहीं था। अच्छा, महमूद गजनवी के साथ आया था कौन? अलबरूनी आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार कौन था? तो था कौन? अलबरूनी, उतबी और बैहाकी। अलबरूनी, उतबी और बैहाकी तीनों महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? अलबरूनी, उतबी और बैहाकी। अलबरूनी, उतबी और बैहाकी। अलबरूनी का पुस्तक है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी है। तारीख ए यामनी के लेखक कौन? उतबी। तारीख ए यामनी के लेखक कौन है? उतबी। तारीख ए यामनी के लेखक कौन है? उतबी। और तारीख ए सुबुक्तगीन के लेखक कौन है? वैहाकी। तारीख ए सुबुक्तगीन के लेखक कौन है? वैहाकी है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो महमूद गजनवी जब आक्रमण किया था उसके बाद फारसी संस्कृति का केंद्र बना था लाहौर। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया कौन सा शहर? लाहौर। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? हो जाएगा लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया गया है? तो ये एक कौन थे? इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी है। इब्न बतूता ने कहा है कि ढोल के तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने चिता के साथ स्वतः जला लिया था। इब्न बतूता ने ही कहा है कि ढोल के तेज आवाज़ के साथ एक महिला अपने पति के चिता के साथ अपने आप को जला लिया था। इसका चित्रण क्या है? कौन? मोरक्को निवासी इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी को। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाया था? इक्तादारी प्रथा चलाया है इल्तुतमिश ने। इक्तादारी प्रथा किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। और इक्तादारी प्रथा किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक थे। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक? लाख बख्श। लाख बख्श कहा जाता है किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बख्श। लाख बख्श किसे कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इक्तादारी प्रथा चलाया था कौन? इल्तुतमिश ने। और लाख बख्श किसे कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? खान। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? खान। खान जो है 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ है और गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला। गुलाम वंश के संस्थापक थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 तक चला और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना गया है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार के निर्माण प्रारंभ किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और निर्माण कार्य को पूरा किया कौन? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना किसने किया है? दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना किया है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली में तुगलक वंश का स्थापना किया गया। यानी तुगलक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश। महमूद गजनवी पहला आक्रमण किसके महमूद गजनवी जो है पहला आक्रमण किया था हिंदू शाही राजवंश के विरुद्ध और अंतिम आक्रमण जाट के विरुद्ध। और पंजाब में हिंदू शाही राजवंश की स्थापना किसने किया?
कल्लर ने। पंजाब में हिंदूशाही राजवंश की किसने स्थापित किया था? कल्लर ने हिंदूशाही राजवंश का स्थापना किया था। पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को स्थापित किया था किसने? कल्लर ने। अगला है, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक भी न लगे। तो वह शासक था कौन? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बारे में कहा जाता है कि वह सिंपल साधारण व्यक्ति था। वह कभी ये नहीं दिखाना चाहता था कि वह राजा होते हुए वह दूसरा से अधिक शक्तिशाली है या दूसरा से अधिक ऊंचा है। तो रोमन सम्राट कौन? अगस्टस। रोमन सम्राट अगस्टस के भांति कौन था जो दिखाना चाहता था कि दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक भी न लगे। वह था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना किया और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। बाबर जो है किसका? तो बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ आया था। अलबरूनी किसके साथ आया है? महमूद गजनबी के साथ। अलबरूनी का पुस्तक कौन सा? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अलबरूनी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने के लिए सूची 1 और 2, जैसे निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे सूफी संत। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? सूफी संत। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? सूफी संत थे। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, जिसके कारण मलिक काफूर को दिनारी कहा जाता था। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदने के कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अगला क्वेश्चन के अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे वह नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत किया था। अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत किया, यानी जिस वस्तु का जितना दाम है उतना ही दाम लिया जाएगा, उससे अधिक दाम नहीं लिया जाता। तो नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी जो थे वह दास राजवंश को उखाड़ फेंका था। फिरोज खिलजी दास राजवंश को क्या किया था? उखाड़ फेंका था। तो दास राजवंश को किसने उखाड़ फेंका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? इल्तुतमिश संबंधित। इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश किस वंश के थे? गुलाम वंश के ही थे। इल्तुतमिश किस वंश के शासक थे? गुलाम वंश के। इल्तुतमिश किस वंश के थे? गुलाम वंश के। हुमायूं, अकबर और शाहजहां। हुमायूं, अकबर और शाहजहां तीनों किस वंश के हैं? तीनों मुगल वंश के शासक हैं। तो कौन शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है? हो जाएगा क्या? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश से हो जाएंगे, जबकि हुमायूं, अकबर और शाहजहां ये तीनों हो जाएंगे मुगल वंश का। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता। दक्षिण अफ्रीकी यात्री कौन? इब्न बतूता। इब्न किस देश का है? मोरक्को का है। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोरक्को निवासी इब्न बतूता आया था किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके समय में आया था? इब्न बतूता आया था किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इब्न बतूता ने ही चित्रण किया था कि तेज ढोल के साथ एक महिला अपने पति के चिता के साथ स्वतः यानी अपने आप को जला लिया था। इसका विवरण भी किसने दिया है? तो इब्न बतूता ने दिया है। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनबी भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनबी भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनबी का पहला आक्रमण पंजाब के हिंदूशाही राज के विरुद्ध था और अंतिम आक्रमण किया था जाट के विरुद्ध। महमूद गजनबी भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया है। पहला आक्रमण पंजाब के हिंदूशाही राजवंश के विरुद्ध, जबकि अंतिम आक्रमण गुजरात के जाट के विरुद्ध। और महमूद गजनबी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है कौन सा? सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण महमूद गजनबी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण
माना जाता है। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो अपने आप को खलीफा घोषित किया था कौन? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। तो दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था जो अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी अपने आप को क्या घोषित किया? खलीफा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद शासक हुआ सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जिसने आगरा शहर का स्थापना किया था। और सिकंदर लोधी के बाद हुआ था इब्राहिम लोधी जो लोधी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। अगला है बाजार। भारतीय इतिहास में बाजार नियम यानी मूल्य नियंत्रण पद्धति, बाजार नियम या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किया था कौन? वो क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही भारतीय इतिहास में बाजार नियम या मूल्य नियंत्रण पद्धति का शुरुआत किया था। भारतीय इतिहास में बाजार या नियम या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। यानी कोई भी व्यक्ति जितना किसी वस्तु का मूल्य है उतना ही लेगा, उससे अधिक नहीं लेगा। उसे कहा जाता है मूल्य नियंत्रण पद्धति। तो मूल्य नियंत्रण पद्धति या बाजार का नियम किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी। राज्य संबंध में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? उलेमा के दखल का विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उलेमा जो होता था, उलेमा जो मुस्लिम धर्म में होता है, जैसे हिंदू में जो पंडित होता है उसी तरह के टाइप के उलेमा भी होते थे इस्लाम में। तो उलेमा के दखल का विरोध किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य के संबंध में उलेमा के दखल का विरोध किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंध में उलेमा के दखल का विरोध किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। अल-बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद की रचना किसने किया है? अल-बरूनी ने। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद की रचना किया है अल-बरूनी ने। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद की रचना किसने किया है? अल-बरूनी ने। इस पुस्तक में किया है तो इसमें भारतीय गणित के विषय में है, भारतीय इतिहास, भूगोल है और खगोल विज्ञान और दर्शन के बारे में बताया गया है। अल-बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषय को शामिल किया गया है? उसमें भारतीय गणित, भारतीय इतिहास और भूगोल, खगोल और दर्शन से संबंधित है। अल-बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अल-बरूनी का पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद। अबू रेहान मोहम्मद। अल-बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। अल-बरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद। अबू रेहान मोहम्मद किसका पूरा नाम है? अल-बरूनी का। अबू रेहान मोहम्मद किसका पूरा नाम है? अल-बरूनी का। अल-बरूनी के अनुसार अंत्यज, अल-बरूनी के अनुसार जो होता है अंत्यज यानी चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग, यानी 4 वर्ण थे उससे भी नीचे का वर्ण किसको माना गया? तो धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढोल बजाने वाला, नाविक, मछुआ, ब्याग और जुल्हा, इस सब को अल-बरूनी ने क्या अंत्यज कहा है। अंत्यज यानी नीचे वर्ण के लोग, चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग किसे कहा गया अल-बरूनी ने? धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढोल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, ब्याग और जुलाहा को। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता था? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद की रचना किसने किया है? अल-बरूनी ने किया है। इसे भारत का दर्पण कहा गया है। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा गया है? किताब उल हिंद को। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा गया है? तो कहा गया है किताब उल हिंद को। अगला है वहिंद का युद्ध। वहिंद का युद्ध कब हुआ? 1008-9 ईस्वी में। वहिंद का युद्ध हुआ था 1008-9 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? महमूद गजनबी और आनंदपाल। वहिंद का युद्ध 1008-9 ईस्वी में किसके बीच? महमूद गजनबी और आनंदपाल के बीच में हुआ। वहिंद का युद्ध
कब हुआ? 1008-9 ईस्वी में हुआ है। किसके बीच हुआ? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में हुआ हिंद का युद्ध 1008-9 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखा था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो अस्थाई सेना रखा था, अस्थाई रूप से सेना, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने क्या किया? तो अस्थाई रूप से सेना रखा था। सेना एक अस्थाई भी होता था जो ज़रूरत पड़ने पे काम में लिया जाता था, लेकिन अस्थाई सेना रखा था फिक्स, वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना रखा था। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कहता था अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। तो अनाज के दाम नियत किए यानी फिक्स किए थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये सही है। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिक को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी जो है पहला सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना रखा था और सैनिक को नगद वेतन भी दिया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जो अस्थाई रूप से सेना रखा और सेना को क्या किया? तो नगद वेतन दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में क्या हुआ था? तो किसान द्वारा जो भी भूमि से राजस्व दिया जाता था, किसान जो भी भूमि से राजस्व किसान द्वारा जो भी राजस्व दिया जाता था उसको अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ा के कितना कर दिया था? 50% कर दिया, यानी 50% कर दिया था। तो तीनों ऑप्शन सही हो गए। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया था? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था जो तैमूरी शासक कौन? मिर्जा शाहरुख के दरबार में आना स्वीकार किया था। वह था खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे कौन? खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। दिल्ली वंश का पहला सुल्तान जिसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया था वह था खिज्र खान। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा था? गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखता था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की भी स्थापना किया और सिकंदर लोदी कविता लिखता था किस नाम से? गुलरुखी के नाम से कविता कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। गुलरुखी के नाम से कविता कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी क्या कहता था? गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो रजिया सुल्तान के बारे में कौन सा कथन गलत है ये पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है, इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश किया। सही बात है, इल्तुतमिश क्या था? तो अपने वंश के अनुसार ही राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों के अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। इल्तुतमिश का पुत्र जो है योग्य नहीं था। इल्तुतमिश का पुत्र योग्य नहीं था जिसके कारण इल्तुतमिश अपने पुत्री किसको? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश का पुत्र योग्य नहीं था, इसके कारण इल्तुतमिश अपने पुत्री रजिया को क्या किया था? तो उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में दिल्ली का शासिका बना था और 1240 तक वो रही थी। तो 1236 ईस्वी में जनता के सहयोग से क्या हुआ? तो रजिया सुल्तान दिल्ली का सुल्तान बना। उसने हबसी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलिकात के पद पे नियुक्त किया था। तो रजिया सुल्तान किसको? मलिक याकूत को। रजिया सुल्तान जो थे मलिक याकूत को नायब ममलिकात के पद पे नियुक्त किया था। रजिया सुल्तान मलिक याकूत को
नायब ममलिकात के पद पे नियुक्त किया था, यानी अभी तक तीनों सही है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये ऑप्शन गलत है, अगर तीनों सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के बारे में जो है असत्य है। तो बलबन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत है, ये पूछ रहा है। बलबन उसने चालीसा दल यानी चहलगानी से संबंधित सामंत का दमन किया था। चालीसा दल का स्थापना किया था कौन? इल्तुतमिश ने। चालीसा दल का स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और चालीसा दल को समाप्त किया बलबन ने। चालीसा दल क्या होता था? तो राजा जो होता था उसके आसपास 40 सरदार होते थे राजा के रक्षा के लिए, उसे चालीसा दल कहा गया। राजा के रक्षा के लिए 40 सरदार आसपास होते थे जिन्हें चालीसा दल कहा गया। इल्तुतमिश ने अपनी रक्षा के लिए चालीसा दल का गठन किया था और बलबन ने चालीसा दल को क्या किया था? समाप्त किया था। कानून एवं व्यवस्था के बहाली के लिए उसने लौह और रक्त की नीति अपनाया। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया था? बलबन ने। लौह और रक्त की रीति किसने अपनाया था? बलबन ने। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया? बलबन ने अपनाया। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया है? बलबन ने। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज क्या था? तो सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने किया है? बलबन ने किया है। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने किया है? बलबन। तो बलबन के बारे में, बलबन जो थे चालीसा दल को समाप्त किया था, जबकि चालीसा दल को शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश ने। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था और सैन्य विभाग था कौन? दीवान ए अर्ज। तो सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की भी स्थापना किया था। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम। तो दिल्ली पर सबसे पहले शासन किया कौन? गुलाम वंश ने। गुलाम वंश दिल्ली पे सबसे पहले शासन किया। गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और सैयद वंश के बाद लोदी वंश। तो दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 राजवंश का शासन हुआ है। कौन सा? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत में कितना? 5 राजवंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अगला है मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ। तो मोहम्मद गोरी जो थे वो आक्रमण किए थे, उसमें क्या हुआ था? कौन सा नहीं हुआ? तो पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। यह गलत है। मोहम्मद गोरी जब आक्रमण किया था वह सीमावर्ती इलाका के आसपास ही था, यानी पंजाब के क्षेत्र को ही जीता था, लेकिन उसने बंगाल तक नहीं पहुंच पाया था। तो पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया, ऐसा नहीं हुआ था। भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथ में केंद्रित हो गया था। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद क्या हुआ? तो भू राजस्व से प्राप्त क्या था? आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से शासक राजा के हाथ में केंद्रित हो गया था। उसने उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात किया। हाँ, तो मोहम्मद गोरी के समय उत्तरी भारत में ही मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था, ये सही है। तो क्या हो जाएगा? गलत नहीं होगा, ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में कौन सा कारण थे? तुर्क जो थे राजपूत को हराया था। राजपूत क्यों हारा था? क्योंकि उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना। तुर्कों द्वारा राजपूत को पराजित करने का क्या कारण था? तो राजपूत काल के समाज जो थे पृथकतावादी यानी अलग अलग और अनुदार होना चाहते थे, अलग अलग रहते थे, मिलके नहीं रहते थे। अगला है असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था। असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था भी उस समय चला था, जिसके कारण ये भी एक कारण था राजपूत को हारने का। और
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या हुआ? अवनति यानी कमी हुआ, ह्रास हुआ। अगला है भारतीयों को शांति एवं अहिंसा की नीति। तो ये कारण नहीं थे, उसमें शांति और अहिंसा की नीति नहीं अपनाया गया। तुर्कों द्वारा राजपूत को पराजित करने का कारण क्या हो जाएगा? उनके समाज क्या थे? पृथकतावादी और अनुदार होना चाहते थे। असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अवनति हो रहा था। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से सही क्रम। तो गुलाम वंश के संस्थापक हुए कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक हुए थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन किया। फिर 10 में कौन बना? आराम शाह। 10 में कौन बना था? आराम शाह। आराम शाह लगभग 1 साल तक शासन किया। आराम शाह के बाद शासक बना इल्तुतमिश। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बना कौन? आराम शाह। आराम शाह के बाद शासक बना कौन? इल्तुतमिश। आराम शाह के बाद कौन शासक बना था? इल्तुतमिश। उसके बाद बना था कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश का बेटी है। तो 1 4 2 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा के बारे में पूछा है। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अलाई दरवाज़ा किसका? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। अगला है निम्न को सुमेलित कीजिए। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर। हिंदू से जो भूमि कर लिया जाता था उसे क्या कहा गया? तो उसे खराज कहा गया। हिंदू द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर था क्या? खराज। खराज क्या था? हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर। खराज क्या था? हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर था। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग जो होता था वह खुम्स कहा जाता था। खुम्स जो होता था जब दिल्ली सल्तनत के समय शासक युद्ध करने जाते थे और युद्ध करने के बाद जिस क्षेत्र को जीतता था तो जीतने के बाद क्या होता था? हारने वाले क्षेत्र को लूटा जाता था और लूटने के क्रम में जो भी संपत्ति थी मिलता था उसमें 1/5 भाग राजा लेता था। युद्ध के दौरान जो भी संपत्ति लूटा जाता था उसे खुम्स कहा गया और खुम्स टैक्स था एक जो राजा लेता था युद्ध के समान लूटे हुए कितना? 1/5 भाग। तो हिंदू द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज था। युद्ध की लूट में राज्य का कितना भाग होता था? 1/5। युद्ध के लूट में राज्य का 1/5 भाग होता था उसे खुम्स कहा गया। और मुस्लिम द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर को क्या कहा गया? उस्र कहा गया। उस्र क्या था? तो मुस्लिम द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर। मुस्लिम पर लगने वाला धार्मिक कर ज़कात। ज़कात क्या था? मुस्लिम पर लगने वाला धार्मिक कर। ज़कात मुस्लिम पर लगने वाला धार्मिक कर और उस्र मुस्लिम द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर। उस्र मुस्लिम द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर और ज़कात मुस्लिम द्वारा दिया जाने वाला धार्मिक कर। तो क्लियर हो गया। हिंदू द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर को खराज कहा गया और मुस्लिम द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर को उस्र कहा गया। हिंदू द्वारा दिया जाने वाले भूमि कर को खराज और मुस्लिम द्वारा दिया जाने वाले भूमि कर को उस्र कहा गया। खुम्स होता था युद्ध में जो लूट के लाते थे संपत्ति उसका 1/5 भाग और ज़कात होता था क्या? मुस्लिम पर लगने वाला धार्मिक कर ज़कात। मुस्लिम पर लगने वाला धार्मिक कर ज़कात। इब्राहिम लोदी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इब्राहिम लोदी के बारे में कहा गया तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी क्या था? क्रूर और निरंकुश शासक था। इब्राहिम लोदी क्या था? क्रूर और निरंकुश शासक था। अफगान अमीरों के खिलाफ था। इब्राहिम लोदी क्रूर और निरंकुश शासक था।
अफ़गान अमीरों के खिलाफ था। वह जो इब्राहिम लोदी थे, इब्राहिम लोदी क्या था, क्रूर और निरंकुश शासक, अफ़गान अमीरों के खिलाफ था। सी में क्या, महान निर्माता और कला का पुजारी। इब्राहिम लोदी कला का पुजारी नहीं है, महान निर्माता नहीं माना गया है इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी के समय में क्या हुआ, तो दौलत खां ने काबुल के शासक बाबर को, दौलत खां ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। दौलत खां ने काबुल के शासक कौन, बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रण किया था। कौन, तो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को किसने आमंत्रण दिया, वह था दौलत खां ने। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अमीर खुसरो जो थे वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो किसका शिष्य था, निजामुद्दीन औलिया का। अमीर खुसरो किसका शिष्य है, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत है। अमीर खुसरो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के। अमीर खुसरो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्ययंत्र बीना और ईरानी वाद्ययंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था। तो सितार का आविष्कारक माना जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने भारतीय वाद्ययंत्र कौन सा, बीना और तंबूरा को मिलाकर क्या बनाया, सितार बनाया। अमीर खुसरो ने बीना और तंबूरा को मिला के क्या बनाया था, तो सितार बनाया था। तो सितार का आविष्कारक माना जाता है किसको, अमीर खुसरो को। और ख्याल गायकी का आविष्कारक भी अमीर खुसरो को ही माना गया। ख्याल गायकी का आविष्कारक अमीर खुसरो को। ख्याल गायकी का आविष्कारक अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो के बारे में हो गया, तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बीना और तंबूरा के मिश्रण से किसका निर्माण किया था, तो क्या था, सितार का। और ख्याल गायकी का आविष्कार अमीर खुसरो को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं। तो दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ, उसका क्या कारण था, तो उस समय दिल्ली सल्तनत पे कोई मजबूत शासक नहीं रह गया था, यानी शासन प्रशासन कमज़ोर हो गया। तो दुर्बल प्रशासन। तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर, जिसने दिल्ली सल्तनत को और कमज़ोर कर दिया था। दिल्ली सल्तनत को और कमज़ोर कर दिया था तैमूर के आक्रमण ने। अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का भी अभाव देखा गया है। मिश्रित संस्कृति का उदय। मिश्रित संस्कृति यानी बहुत सारा अलग अलग संस्कृति का उदय इस समय नहीं हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था, तो दुर्बल प्रशासन, यानी शासन मजबूत नहीं रह गया, कोई मजबूत राजा नहीं रह गया। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हो गया। और स्पष्ट नीति यानी स्पष्ट योजना नहीं था, कोई स्पष्ट नीति का अभाव देखा गया। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया, द्वितीय तुर्क आक्रमण था। दूसरा तुर्क आक्रमण। पहला तुर्क आक्रमण किसका था, महमूद गजनबी का। पहला तुर्क आक्रमण महमूद गजनबी का, और दूसरा मोहम्मद गोरी का माना था। पहला तुर्क आक्रमण कौन था, महमूद गजनबी का। दूसरा मोहम्मद गोरी का। पहला तुर्क आक्रमण महमूद गजनबी का और दूसरा पूछेगा मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी ससबनी वंश का शासक था। मोहम्मद गोरी किस वंश का है, ससबनी वंश का। मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा तुर्क आक्रमणकारी माना जाता है मोहम्मद गोरी को। और मोहम्मद गोरी ससबनी वंश का शासक है। मोहम्मद गोरी किस वंश का है, ससबनी वंश को। मोहम्मद गोरी किस वंश का है, ससबनी वंश को। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद गोरी को कहा गया है क्या, शहाबुद्दीन। मोहम्मद गोरी को किस नाम से जाना गया है, शहाबुद्दीन, यानी धर्म का ज्वलंत नक्षत्र। मोहम्मद गोरी को किस नाम से जाना गया है, शहाबुद्दीन। मोहम्मद गोरी को मुइजुद्दीन कहा गया और मोहम्मद बिन शाम कहा गया। मोहम्मद गोरी को ही शहाबुद्दीन यानी धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, मोहम्मद गोरी को मुइजुद्दीन कहा गया और मोहम्मद बिन शाम कहा गया।
भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ससबनी वंश का शासक। मोहम्मद गोरी को शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन और मोहम्मद बिन शाम के भी नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गोरी 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण हुआ था मुल्तान के खिलाफ। मुल्तान के खिलाफ, और मुल्तान में करमाथी वंश का शासन था। मोहम्मद गोरी 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। किस राज्य के खिलाफ? तो मुल्तान के खिलाफ। और मुल्तान में किस वंश का शासक है? मुल्तान में करमाथी वंश का शासक, करमाथी शासक थे। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। शासक कौन था? करमाथी शासक। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? भारत का पहला शासक जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था वह था सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय। भारत का पहला शासक जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था सोलंकी शासक भीम द्वितीय। भारत का पहला शासक जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था सोलंकी शासक भीम द्वितीय। भारत का पहला शासक जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था सोलंकी वंश के शासक कौन? भीम द्वितीय ने। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में क्या था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद हुआ था। किसके लिए? तो भटिंडा को लेके मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद हुआ था। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण। तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी का हार हुआ था। और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, इसमें मोहम्मद गोरी का जीत हुआ था। मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच 1194 में हुआ युद्ध को नाम से जानते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। चंदावर का युद्ध कब? 1194 में। किसके बीच? मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? अंतिम आक्रमण हुआ था पंजाब के खोखर के विरुद्ध। महमूद गजनवी का पूछता है अंतिम आक्रमण, तो जाट के विरुद्ध। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण हुआ था किसके विरुद्ध? तो महमूद गजनवी दो है, एक गजनवी है और गोरी है। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण हुआ था हिंदू शाही राज के विरुद्ध और अंतिम शासक आक्रमण जाट के विरुद्ध। और मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध और अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर के विरुद्ध। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध और अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर के विरुद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? V.A. स्मिथ। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, इसमें मोहम्मद गोरी का जीत हुआ था। तो तराइन के दूसरा युद्ध जो है ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमान की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया था। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसने किया है? इतिहासकार V.A. स्मिथ ने कहा है। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय? मोहम्मद गोरी का सेनापति था कौन? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति है? मोहम्मद गोरी का। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति है? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी का सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार को जीता था 1202-3 में, बंगाल को जीता था 4-5 में और असम पे आक्रमण किया था 1206 में। मोहम्मद गोरी का सेनापति था कौन? बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी का सेनापति था कौन? बख्तियार खिलजी। इसने बिहार को जीता 1202-3 में, बंगाल को जीता था 1204-5 में और असम पे आक्रमण किया था 1206 में। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है किसको? मोहम्मद गोरी को। परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक
किसे माना गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना गया है? मोहम्मद गोरी को। लेकिन भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना गया। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना गया, जबकि पूछेगा भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना गया। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना गया है? मोहम्मद गोरी को। भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना गया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व प्राप्त किया, एक कथन है किसका? बर्नी का कथन है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेश से पूर्णतया स्वतंत्र था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेश से पूरा स्वतंत्र था। किसके बारे में कहा गया है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतिहासकार बर्नी ने कहा है कि जब वह राजत्व प्राप्त किया, यानी जब राजा बना, तो वह शरीयत के नियम और कानून जो होते थे उससे पूरा स्वतंत्र था। इतिहासकार बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है कि जब वह राजा बना तो वह शरीयत के नियम और आदेश से पूरा स्वतंत्र था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था कौन? चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी होता था कौन? चौधरी होता था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सबसे उत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी ग्रामीण अधिकारी होता था सल्तनत काल में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश की स्थापना हुआ? तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में। 1398 में तैमूर के आक्रमण हुआ था। उसके बाद भारत में तैमूर का आक्रमण हुआ था तुगलक वंश के समय में, और तुगलक वंश के समय बाद आया था कौन सा? सैयद वंश। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था और 1398 में दिल्ली में तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश के बाद आया कौन सा? सैयद वंश, और सैयद वंश के संस्थापक थे कौन? खिज्र खां। अगला है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम था फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। सबसे अधिक गुलाम थे किसके दरबार में? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। और फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगार को रोजगार दिया था। गुलाम सबसे अधिक फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगार को रोजगार दिया था, और फिरोज शाह तुगलक ने ही फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय भी किया था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, बेरोजगार को रोजगार दिया था, और फल की गुणवत्ता सुधार करने का भी प्रयास किया था कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, बेरोजगार को रोजगार दिया था, और फल का गुणवत्ता सुधार करने का प्रयास किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के समय कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, और नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया था कौन? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गोरी का सेनापति है। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का सेनापति है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पे आक्रमण किया था और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ताबकात ए नासरी के लेखक कौन है? ताबकात ए नासरी के लेखक है मिनहाज उस सिराज। ताबकात ए नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। ताबकात ए नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। ताबकात ए नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है अलाई दरवाज़ा, और अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी।
कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाया था लाहौर को। गुलाम वंश के संस्थापक थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर को। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का राजधानी लाहौर को बनाया। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था कौन? जफर खां। जफर खां अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है और जफर खां का मृत्यु हुआ था कैसे? तो मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए। जफर खां किसका सेनापति है? अलाउद्दीन खिलजी का। जफर खां किसका सेनापति है? अलाउद्दीन खिलजी का। और जफर खां का मृत्यु हुआ कैसे? मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए। जफर खां अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है और जफर खां का मृत्यु हुआ है कैसे? तो मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए। तो लगभग 1 घंटा हो गया और पहला लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी एक लेक्चर और लगेगा दिल्ली सल्तनत, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला लेक्चर में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे।